पहला प्रश्न है साथियों, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका जो राइट आंसर है एडमंड बर्क। ठीक है, तो एडमंड बर्क ने परिभाषा दी थी कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ओके, इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? ओके, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। ठीक है, मार्च 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल साथियों एक सामाजिक संगठन था। इसका उद्देश्य गरीब शोषित वर्ग के लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता स्थापित करना था। ओके, तीसरा प्रश्न है साथियों, मॉरिस डुवर्जन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए साथियों, डुवर्जन ने जो दल संगठन की विशेषता बताई थी उसमें चौगुट भी शामिल है, शाखा भी शामिल है और प्रकोष्ठ भी शामिल है, जबकि कोष इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे मॉरिस डुवर्जन के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की जो भूमिका है उसको प्रदर्शित करता है, जिसमें चौगुट शामिल है। ठीक है, जिसको कॉकस इंग्लिश में कहा जाता है, शाखा दल यानी कि ब्रांच पार्टी, प्रकोष्ठ यानी सेल पार्टी और सैनिक दस्ते यानी मिलिशिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉकस चौगुट के स्थान पर कॉकस हो सकता है। ठीक है, शाखा दल के स्थान पर यहाँ पे ब्रांच पार्टी हो सकता है, प्रकोष्ठ दल के स्थान पर यहाँ पर सेल पार्टी हो सकता है। ठीक है, और सैनिक दस्ते के स्थान पर मिलिशिया हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, कहीं से भी किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है, किसने कहा यह शब्द जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स ब्राइस। ठीक है, तो देखिए जेम्स ब्राइस ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उनकी जो बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ब्राइस की पुस्तक है, आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, यह किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बनाती है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, गिल क्राइस्ट। ठीक है, तो RN गिल क्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। इसके बाद प्रश्न है छठवां प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, कथन ये क्या है साथियों, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। ठीक है, इसके पीछे कारण जो दिया गया है वो है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है, ये बिल्कुल गलत है साथियों। ठीक है, क्योंकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना कभी नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ठीक है, इनकी अप्रत्यक्ष भूमिका होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देखिए, शासन शक्ति पर कब्जा जमाना राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है, न कि दबाव समूह का। ठीक है, दबाव समूह अपने हितों के प्रति क्रियाशील रहते हैं, शासन प्रक्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अतः जो प्रयुक्त प्रश्न का कथन गलत है। ठीक है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं और ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन मात्र करते हैं। ठीक है, शेष इनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, इसीलिए दबाव समूह को हरमन फाइनल ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी और सिंहासन के पीछे की शक्ति इनको कहा था। ठीक है, तो सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है, न कि दबाव समूह का। सातवां प्रश्न है, नवबहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारिक संघ। नवबहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। ठीक है, लिंड ब्लूम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा कि इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है जिससे वह सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है। दूसरा, बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अगर आप देखें तो नवबहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघ को उच्च स्थिति प्राप्त रहती है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। ठीक है, देखिए साथियों, आमंड के द्वारा वर्गीकृत दबाव समूह में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय लेते हैं और इस प्रकार के समूह भीड़ व प्रदर्शन आदि के रूप में
आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं। ठीक है, ये समूह प्रदर्शनों, जुलूसों, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको एनोमिक ग्रुप्स भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हिंसक दबाव समूह के उदाहरण हैं। और अगर आप देखें तो दबाव समूह सबसे ज़्यादा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्रिय हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है, नीचे दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कथन ये क्या है साथियों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात सही है। कारण आर क्या है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, लावेल। ये लावेल का कथन है साथियों। ओके, लावेल ने इस प्रकार का अपना मत व्यक्त किया था कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में जनमत के बारे में कुछ नए अध्ययन प्रकट हुए ताकि जनमत के निर्माण में लोगों की अभिवृत्तियों, निष्ठाओं तथा आचरण की भूमिका का वर्णन किया जा सके। पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस शीर्षक वाले अध्ययन में लावेल ने अपने मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए साथियों, ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये एक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी साथियों, ये भी एक राजनीतिक दल है। ओके, जनता दल यूनाइटेड, ये भी एक राजनीतिक दल है, जबकि भारतीय किसान यूनियन ये एक दबाव समूह का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ओके, तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड तीनों ही राजनीतिक दल हैं। ओके, आमंड एवं पावेल द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण के अनुसार भारतीय किसान यूनियन समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आमंड पावेल ने जो दबाव समूह के प्रकार बताए थे, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो भारतीय किसान यूनियन समुदायात्मक दबाव समूह का एक उदाहरण है। ओके, 12वां प्रश्न है साथियों, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बर्क के द्वारा। एडमंड बर्क ने ही सबसे पहले राजनीतिक दलों को परिभाषित किया था। साथियों, इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, तो साथियों देखिए, गरीब लोगों की सहायता करना ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी, अस्पतालों को संचालित करना, ये भी राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। ठीक है, ये सरकार का कार्य है। समाचार पत्रों का प्रबंध करना, ये भी नहीं है। जबकि ऑप्शन डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना, ये राजनीतिक दलों के द्वारा संपादित किया जाने वाला एक कार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। साथियों, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचनों में भाग लेने के लिए एक टिकट देना और उनकी सहायता करना होता है। 14वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है। ठीक है, साथियों, ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राजनीतिक दलों का निर्माण में किसी एक कारण की ही भूमिका नहीं होती है। ओके, तो इसलिए ये प्रश्न थोड़ा विवादित प्रश्न रहा। ओके, राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है। विभिन्न दलों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। अल्प विकसित विकासशील देशों में धार्मिक, जातीय इत्यादि सांस्कृतिक कारक के आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं, जबकि विकसित पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों ने राजनीतिक दलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। चूंकि सामान्य राजनीतिक दलों के निर्माण की सबसे स्पष्ट अवधारणा है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य हित को राजनीतिक दल के निर्माण का आधार माना जा सकता है। धार्मिक, जातीय या आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्गों के अपने अपने सामान्य हित होते हैं, जिसके आधार पर वह संगठित होकर सत्ता प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है। तो साथियों, ये बहुत कॉमन प्रश्न अब हो चुका है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, एस.ई. फाइनर।
यहाँ पे आप देखिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ऐसी फाइनल ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है कि डी मैकिन ने इनका नाम अदृश्य सरकार रखा है। ठीक है, साथ ही साथ थास्टेन सेलिन और रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है, दबाव समूहों को। ओके, 16वां प्रश्न है द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों यूएसए में। दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाई जाती है। इन दो दलों में एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के बीच चलता रहता है। 17वां प्रश्न, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। ठीक है, 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। एक दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं, जबकि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं, जिनके आर्थिक हित तो भिन्न हैं, लेकिन वे एक ही राजनीतिक वैचारिकी में विश्वास करते हैं। 19वां प्रश्न है दबाव समूह की तकनीक है। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मूल्य आधारित मांगे। दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, उनके समर्थन में धावक लोगों की स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है। मूल्य आधारित मांगे ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसी मांगे सरकार पर दबाव नहीं डालती जिन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त ना हो। ओके, तो इस प्रकार की जो मांगे होती हैं, जो मूल्य आधारित मांगे होती हैं, वही मांगे सरकार पर दबाव डाल सकते हैं जिनको माना जा सकता है, जिनको लेकर के सरकार कार्य करती है। ओके, और इस प्रकार की मांगों को जनता का भी व्यापक समर्थन प्राप्त रहता है। 20वां प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल सही है साथियों। कारण आर है भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। भारत में अभी भी कोई स्थायी दल व्यवस्था उभर कर नहीं आई। कांग्रेस और भाजपा के साथ संबंध विभिन्न दल सत्ता प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं, इसलिए यह दलीय व्यवस्था न होकर भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, जिसको एनडीए हम कह रहे हैं, ठीक है, तथा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये 2004 में बना था और एनडीए 1998 में। ठीक है, तो साथियों कांग्रेस और भाजपा के अलावा असंख्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः अगर हम देखें तो उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। 21वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए देखिए, दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि देखिए दल अपने हितों के लिए संघर्ष नहीं करते, अपने हितों के लिए तो दबाव समूह संघर्ष करते हैं। ठीक है, दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, राजनीतिक दल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विशेषता नहीं है कि अगर बात हम करेंगे तो ये भी इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तित्वता को नष्ट करती है, तो ये विशेषता है। ऑप्शन सी है दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं, तो ये भी विशेषता है। ठीक है, और ऑप्शन डी दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये भी विशेषता दल प्रणाली की नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए और डी, ठीक है, ऑप्शन ए और डी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो व्याख्या है, समाज के प्रत्येक समूह एवं संस्था का निश्चित लक्ष्य अपने हित को सिद्ध करना होता है। यदि वे वैधानिक हैं तो इसके लिए वैधानिक तरीका अपनाएंगे और यदि असंवैधानिक हैं तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। राजनीतिक दल एक वैधानिक संस्था है, अतः इसका प्रमुख लक्ष्य वैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना है। ये दल व्यक्ति के स्वतंत्र विचार को प्रभावित करते हैं तथा दूसरे दलों के प्रति जनता में भेद उत्पन्न करते हैं। साथियों, दल मुख्य रूप से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सरकार के अंगों में एक रूपता से इनका कोई वास्ता नहीं है। अपने हितों के लिए संघर्ष करना दबाव समूह का कार्य है।
दल सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक दलों के अगर आप देखें साथियों तो राजनीतिक दलों के कोई स्पष्ट हित नहीं होते हैं, अनेक हितों का विलयन राजनीतिक दल में हो जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो समयानुकूल मुद्दे जो दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण अगर हम देखें विकल्प डी भी दल प्रणाली की विशेषता नहीं बताता। दल प्रणाली से कार्यपालिका एवं विधायिका की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, न कि न्यायपालिका की गतिविधियां। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, इसमें नियुक्तियां और कार्यप्रणाली में दल की कोई भूमिका नहीं होती है, अतः दल के द्वारा सभी अंगों में एकरूपता स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए और विकल्प डी दोनों सही हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों रजनी कोठारी, ठीक है। भारत में प्रचलित बहुदलीय प्रणाली यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस इटली से अलग है, भिन्न है। भारतीय दल प्रणाली अपने आप में एक मॉडल है। मोरिस जोन्स और रजनी कोठारी ने 60 के दशक में इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि भारत में स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी। 23वां प्रश्न, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा हुई थी उत्तराखंड की, तो वहां पे ये प्रश्न आया हुआ था, ओके। तो इसका राइट आंसर है साथियों लाविल। ये लाविल का कथन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दलों को लेकर के उन्होंने ये सब कहा था। राजनीतिक दल अनेकानेक दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए आवश्यक हैं, उपयुक्त कथन लाविल का है। इन्होंने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस में राजनीतिक दलों के बारे में ये टिप्पणी की है। तो इनकी पुस्तक जो है आप ध्यान रखिएगा इसको। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी एम डुवर्जर ने। फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉरिस डुवर्जर ने अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल पार्टीज, ध्यान रखना पॉलिटिकल पार्टीज इनकी काफ़ी चर्चित कृति है, इसमें राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने ही दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। 25वां प्रश्न है, भारत में दलविहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो आप जानते हैं साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था, ओके। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यंग तुर्क। ये सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, देखिए आमंड ने दबाव समूह के 4 प्रकार बताए हैं। इनमें पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा असामुदायात्मक दबाव समूह, तीसरा है समुदायात्मक दबाव समूह और चौथा है प्रदर्शनकारी, ठीक है। तो इनके उदाहरण जो हैं यहाँ पे आप देखिए, जैसे किसान संगठन है, श्रमिक संघ है, व्यावसायिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, रेलवे यूनियन, शिक्षक आदि का वर्णन उन्होंने सामुदायिक दबाव समूह के रूप में यहाँ पे बताया है। यंग तुर्क का वर्णन उपयुक्त किसी रूप में नहीं मिलता है। भारत में महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्की मुस्लिम बहुमत वाला एक देश है। युवा तुर्क आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। आमंड ने दबाव समूह का वर्गीकरण संस्थात्मक, समुदायात्मक, असामुदायात्मक तथा प्रदर्शनकारी के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें प्रमुख है जैसे व्यावसायिक संगठन, किसान संगठन, श्रमिक संगठन। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है सभी दबाव समूह हित समूह है, ऑप्शन बी है सभी हित समूह दबाव समूह है, ऑप्शन सी है दबाव समूह राज्य की निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते और ऑप्शन डी है हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी दबाव समूह हित समूह हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, आईएनजीओ, लॉबी इत्यादि आते हैं। जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। किंतु कुछ हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं जिनका सरकार की गतिविधियों में कोई संबंध नहीं होता है। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं। ओके, इसके बाद 28वां प्रश्न, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो ये कहा था साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। साथियों
राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण या नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। राजनीति में व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है और जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है। ये अंबेडकर जी का कथन था। ठीक है। 29वां प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ब्राइस। ठीक है, तो ये ब्राइस का कथन है साथियों। ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में कहा है कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे। यहाँ पे थोड़ा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके संबंध में। एडमंड बक के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। उसके अतिरिक्त मैकाइवर के अनुसार एक राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया गया है और उस नीति को यह संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है। लिकॉक के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के एक संगठित समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उसके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक समान होते हैं और वे एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। 30वां प्रश्न है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी में। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1928 में 20वीं सदी जनप्रतिनिधि कानून के माध्यम से प्रदान किया गया। 31वां प्रश्न, निम्न में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रदत्त विधि निर्माण में। राजनीतिक दलों के कार्यों में प्रदत्त विधि निर्माण या प्रत्यायुक्त विधायन का कार्य नहीं आता है। राजनीतिक दलों के कार्यों में मुख्यतः चुनाव में प्रतिभाग करना, नीति निर्माण करना, नेताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण करना, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, हित प्रकटीकरण एवं समूहन एवं राजनीतिक सामाजिकरण शामिल हैं। प्रदत्त विधायन मुख्य रूप से कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित प्रक्रिया है जो सत्ता में होते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो यह है साथियों चीन में। चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है। चीन की साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं और यह विश्व की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वर्तमान में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। चीन व अन्य साम्यवादी देशों में एक दलीय दल पद्धति पाई जाती है। 33वां प्रश्न है, किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीन में। 34वां प्रश्न है, चीन ने स्वीकार किया है अपने आप में, तो ऑप्शन सी एक दलीय पद्धति को। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी विदेशों द्वारा मान्यता। ये राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी संगठन, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास, ये सभी राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजनीतिक दलों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, दल ऐच्छिक संस्था होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दल के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति होती है। ये शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं। इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। दल का संगठित होना अनिवार्य है और ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी अवैधानिक साधनों का प्रयोग। ठीक है, तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं किया जाता है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए रॉबर्ट मिचेल्स। जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल पार्टीज, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने जर्मनी के राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए लिखा कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहता है। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इसमें जो गुटतंत्र के लौह नियम का जो प्रतिपादन किया था तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो आप जानते हैं प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, 39वां प्रश्न है, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत एवं अमेरिका में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध हैं। हाल के वर्षों में ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
40वां प्रश्न है कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध आप जानते हैं साथियों, अमेरिका या अमेरिकी दलों और चुनाव से है। ठीक है, कन्वेंशन, कॉकस, प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों और चुनावों से है, जिसके द्वारा अमेरिका के चुनाव का आरंभ होता है और अंत राष्ट्रपति के चुनाव से होता है। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, समाचार पत्र प्रकाशित करना ये राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर है साथियों सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ मुद्दों एवं कार्यक्रमों पर जन समर्थन प्राप्त करने एवं सरकार को बनाने का प्रयास करता है और इन मुद्दों एवं कार्यक्रमों को वह चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र के द्वारा जनता के समक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत करता है। इस प्रकार घोषणा पत्र कुछ मुद्दों एवं कार्यक्रमों के प्रति राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। 43वां प्रश्न है लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेस। प्रेस या समाचार पत्र लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। प्रेस सरकार व जनता दोनों का नियंत्रक होता है। लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। ठीक है, लोकमत निर्माण के अन्य साधन हैं मानव तत्व, शिक्षण संस्थाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, मंच, व्यवस्थापिका सभाएं तथा राजनीतिक दल। जबकि चुनाव, आवेदन पत्र, स्मृति पत्र, वैधानिक आंदोलन तथा सत्याग्रह लोकमत अभिव्यक्ति के साधन हैं। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो इसका राइट आंसर है साथियों मार्क्सवाद। मार्क्सवादी विचारधारा में राजनीतिक दल को श्रमजीवी क्रांति का अग्रिम दस्ता मानते हैं। दल ही श्रमिक वर्ग में क्रांति के विचार का प्रसार करते हैं, उन्हें क्रांति की कला की शिक्षा देता है और उन्हें अपने उद्देश्य में सफल बनाता है। यह न केवल शांति से पहले आवश्यक है बल्कि श्रमजीवी अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए वह क्रांति के बाद भी आवश्यक है। 45वां प्रश्न है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। अमेरिका में सर्वप्रथम फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आए जो बाद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के रूप में संगठित हुए। वर्तमान में इन्हीं आधुनिक दंड प्रणाली का उदाहरण माना जाता है, जबकि दलीय प्रणाली का उद्भव ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। 46वां प्रश्न है ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः थी? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, अनुदारवादी और उदारवादी। ठीक है, ब्रिटिश टोरी अनुदारवादी जबकि व्हिग दल उदारवादी का उदाहरण है। 47वां प्रश्न है किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है? तो राइट आंसर है साथियों साम्यवादी पार्टी से। ठीक है, पूछा जा सकता है। पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन भी कहा जाता है। 49वां प्रश्न है निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। ठीक है, तो इसको पूर्व कथित दबाव समूह की विशेषताओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। 50वां प्रश्न है जनमत का वास्तविक अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। 51वां प्रश्न है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो आपको पता है ये ऑप्शन ए है, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में। ठीक है, भारतीय राजनीति में दल बदल के दुष्चक्र को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, परंतु त्रुटिपूर्ण होने के कारण वह इस बुराई को दूर नहीं कर सका। अतः वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की जो कुप्रथा है इसको और प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब संघ या राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी, लेकिन छोटे राज्यों के लिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। 52वां प्रश्न है मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 में। 53वां प्रश्न है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है साथियों जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता या जनता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि उद्देश्य का स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है, वह इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। 54वां प्रश्न है दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, अप्रत्यक्ष भूमिका। ठीक है, इसलिए हरमन फाइनल ने इनको सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा, अज्ञात साम्राज्य कहा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं जो उन्हें राजनीतिक दलों से अलग करती हैं, ठीक है, वो निम्न है। पहला, ये चुनाव में भाग नहीं लेते, ये अपने हितों को सिद्ध करने के लिए असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ये प्रशासन को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं।
55वां प्रश्न है दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी A.F. बेंटले। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। सर्वप्रथम आर्थर बेंटले ने समूह सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के लोगों का भाग जिन्हें लोगों के अन्य समूह से कटे हुए भौतिक पिंड के रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के एक पिंड के रूप में माना जाता है। इसी आधार पर बेंटले ने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह की गतिविधियों का उल्लेख किया है। 56वां प्रश्न है दबाव समूह, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दबाव बनाकर अपने कार्य करवाते हैं। 57वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर चुनाव में सहभागी होना। ये राजनीतिक दलों की विशेषता है, न कि दबाव समूह की। 58वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों चुनाव लड़ना। 59वां प्रश्न है दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना। 60वां प्रश्न है दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। 61वां प्रश्न है आमंड और पावेल द्वारा दिए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ये उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें ऑप्शन बी होगा संवैधानिक दबाव समूह। ये इन्होंने दबाव समूह का प्रकार नहीं बताया है। ठीक है, दबाव समूह के जो प्रकार इन्होंने बताए हैं उसमें उन्होंने बताया है संस्थात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी एनोमिक ग्रुप्स, ठीक है, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 62वां प्रश्न है अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉबी प्रचार। ठीक है, अमेरिका में दबाव समूह द्वारा लॉबी प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानून निर्माण कराया जाता है। तो सबसे ज़्यादा दबाव समूह अमेरिका में ही सक्रिय है। ठीक है, 63वां प्रश्न है यूएसए में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि क्या है? तो वही है लॉबी प्रचार। ठीक है, 64वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? अपने उत्तर का चयन आपको करना है इसमें से। ठीक है, तो पहला है दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं। ठीक है, दूसरा दबाव समूह राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है। तीसरा दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। चौथा है दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ठीक है, ये आप देखिएगा, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं, बिल्कुल हैं। तीसरा है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, तो ये भी सही है। चौथा है दबाव समूह सीधे राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। 65वां प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं? तो आपको पता है अमेरिका में। 66वां प्रश्न है दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए वे संगठित होते हैं, ये सही है। वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, तो ये भी सही है। वे सरकार पर दबाव डालते हैं, ये सही है। वे चुनाव लड़ते हैं, तो ये गलत है, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने हितों को सिद्ध करने के लिए राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, जनमत तैयार करने तथा सरकार बनाने में उनकी मदद करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाते हैं तथा अपने पक्ष में कानून का निर्माण करवाते हैं। 67वां है दबाव समूह का स्वभाव होता है? तो इनका स्वभाव होता है अदृश्य सरकार के रूप में, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अदृश्य सरकार कहा था डी मैकिन ने, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, दबाव समूह को इनकी कार्यशैली के कारण अदृश्य सरकार कहा जाता है। ऐसी फाइन ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। सुम्पीटर ने इन्हें वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य के शासक कहा है। 68वां प्रश्न है इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी? तो आपको पता है फाइनल ने। 69वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमेशा ही ये असंवैधानिक साधनों का उपयोग नहीं करते, संवैधानिक साधनों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, दबाव समूह का उद्देश्य होता है या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है? तो उसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी न्यायपालिका। 72वां प्रश्न है मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है सरकार की वैधता पर। मैक्स वेबर का कार्य सरकार की वैधता पर संकेंद्रित है। वेबर के अनुसार एक व्यक्ति अन्य पर अपना प्रभुत्व 3 प्रकार से स्थापित करता है: पारंपरिक प्रभुत्व, करिश्माई प्रभुत्व, वैधानिक प्रभुत्व। ठीक है, तो वैधानिक प्रभुत्व का आधार कानून या विधि होता है एवं इसका सर्वोत्तम उदाहरण नौकरशाही है। और अंतिम प्रश्न है दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है? तो इसका राइट आंसर है फाइनल का। ठीक है, तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह से एक प्रश्न निश्चित तौर पर प्रवक्ता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।